क्या आपको पता है कि अगर हम 2 बिलियन साल पहले अर्थ पे आते तो हमें यहाँ सरवाइव करने के लिए स्पेस सूट की जरूरत होती? क्यों? इसका सीधा सा आंसर है एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट ना होना। आज जो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है उसे डेवलप होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। शुरुआत में यहाँ कई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई जिनसे CO2 वाटर वेपर फॉर्म हुआ। आगे चलकर इन्हीं से हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। तो आज इसी एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ये है 78%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। तो ये लगभग हो गया कितना, 99%। और बाकी के बचे 1% में ही सारा गैसेस मौजूद है। इसमें हो गया आर्गन, वाटर वेपर, CO2, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस हैं, इसी 1% में मौजूद है। तो इसमें से जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जो है उसे परमानेंट गैस बोला जाता है, जबकि वेरिएबल गैसेस में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर और सारी गैसेस आते हैं। और CO2 जो है, जो कि क्या है, 0.04% में है। ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में बात। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के जो 32 किलोमीटर का जो रेंज है, कहने का मतलब है अगर इसमें देखें, अगर इसको अर्थ मान लिया जाए तो इसके 32 किलोमीटर के रेंज में जैसे यहाँ तक दिखाया गया है 18 किलोमीटर और ये है 50 किलोमीटर, तो लगभग यहाँ पे कहीं 32 किलोमीटर होगा। तो इसी 32 किलोमीटर के जो रेंज में है जो सारा जो गैसेस है इसमें पाया जाता है, मतलब 99% जो गैस है इसी 32 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हो गया कंपोजिशन का बात। अब क्या है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका लेयर्स कौन कौन सा है। अगर एटमॉस्फेयर के लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली 4 प्रकार का लेयर्स पाया जाता है। कहीं कहीं पे ये जो है 4 की जगह पे 5 भी लिखा होता है। क्यों लिखा होता है ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल भी बोला जाता है। फिर सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको संताप मंडल बोला जाता है। थर्ड है मीसोस्फेयर, मध्यमंडल। थर्मोस्फेयर, ताप मंडल। और कहीं कहीं क्या होता है कि थर्मोस्फेयर, ऐसे क्या होता है कि थर्मोस्फेयर को जैसे 2 भाग में बांटा गया है, एक तो आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। लेकिन ये कहीं कहीं पे आपको मिलेगा थर्मोस्फेयर में ही, मतलब अलग अलग करके इसको दिखा दिया गया है, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो अभी हम 4 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में, अगर सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है, फिर स्ट्रेटो, मीसो, थर्मो और एक्सो। ठीक है, फिर जैसे कि यहाँ हमने थर्मो में ही आइनोस्फेयर भी अलग से मतलब दिखाया, इसी का भाग दिखाया, और एक एक्सोस्फेयर दिखाया। ठीक है, तो हर बुक में थोड़ा बहुत इसमें अंतर देखने को मिलता है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो हम मान के चलेंगे कि थर्मोस्फेयर में जो है आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर इसी में है। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करें हम ट्रोपोस्फेयर से, जिसको क्षोभ मंडल भी बोला जाता है, तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो जो है 8 से 18 किलोमीटर के बीच का जो रेंज है उसको ट्रोपोस्फेयर में गिना जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये रेंज दिख रहा है 18 किलोमीटर, तो ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, मतलब कि क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में सब में याद रखना है कि कौन कौन सा फिनोमिना कहाँ पे होता है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में गैसेस मौजूद हैं, वाटर वेपर मौजूद है, इसके कारण जितना भी वेदर फिनोमिना है या वेदर चेंज है सारा इसी लेयर में दिखेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बादल दिख रहा है। ठीक है, तो ये वर्षा हो रहा है, तो ये इसी लेयर में हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में। अब ये 8 से 18 किलोमीटर क्यों लिखा गया है, इसका कारण ये है कि इसका जो थिकनेस है पोल्स पे अलग है और इक्वेटर पे अलग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पोल्स पे जो है, अगर ऐसे अगर अर्थ बनाया जाए तो इक्वेटर पे जो है हवा ज़्यादा गर्म होती है, जिसके कारण जो जहाँ पे भी अगर हवा ज़्यादा गर्म हो रहा है तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करेगा तो एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब गैसेस का एक लेयर है, तो गैस जो है ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इक्वेटर का जो ये ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है यहाँ इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होता है। ठीक है,
और पोल्स पे सिर्फ 8 किलोमीटर ही होता है। और पहले ही बताया मैंने कि यहाँ पे वाटर वेपर और क्लाउड्स होता है। उसके बाद ये हो गया। फिर हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है कुछ स्पेसिफिक गैसों से रिलेटेड है, तो वो सारे गैस यहीं पे पाए जाते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी यहीं देखने को मिलता है। फिर तीसरा पॉइंट है हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ाया जाता है। यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। इसका कारण भी हम देखेंगे, लेकिन अभी ये जानना है कि हेलीकॉप्टर जो होता है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, इस ट्रोपोस्फेयर का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको ट्रोपोपॉज बोला जाता है। वो लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 नहीं, ये 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये एक ट्रांजिशन जोन है। किसके किसके बीच में? हमारे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक जोन होता है जिसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जो लगभग 1.5 किलोमीटर का होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला लेयर है वो मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल भी बोला जाता है। समताप, ठीक है, समताप मंडल। अब इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे जो सबसे अच्छा मतलब क्या जानने लायक जो बात है वो ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, अब इसका जो ये सबसे पहले तो ये है कि कहाँ से कहाँ भी किस मतलब रीजन में ये स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है। तो अब 18 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो 18 से 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसमें पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि इसके बीच में 30 से 40 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, जो क्या करता है यूवी रेज से क्या करता है, हमें बचाता है। ठीक है, वहाँ पे ओजोन का लेयर पाया जाता है। तो ये हो गया एक, तो इसका काम ये हो गया कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है और ये यूवी रेज से बचाता है। कौन? स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा इसका मेन जो है वो ये है कि जितने भी हवाई जहाज देखेंगे, ठीक है, मतलब जो भी एरोप्लेन्स वगैरह देखेंगे तो वो सारे जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम प्लेन से जाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे क्षोभ मंडल में जब ऊपर जाता है तो टर्बुलेंस महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बादल है, मतलब ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि इसको तो नीचे से ऊपर तो जाना होगा ना, तो ये जो इसके कारण यहाँ टर्बुलेंस होता है। लेकिन जब ये ऊपर चले मतलब इस लेयर में पहुँच जाता है तो फिर स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी मतलब कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, जिसके कारण ये जो लेयर है वो एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए आइडियल कंडीशन है। तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर का बात। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, किसका? स्ट्रेटोस्फेयर का, उसको स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे। हर लेयर में देखेंगे कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो लगभग 1.5 किलोमीटर का होगा वो उसमें पॉज जैसे लगा हुआ है। जैसे इसमें हमने देखा ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटोपॉज, फिर आगे भी जब पढ़ेंगे तो सेम वही चीज़ रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका जो बोल सकते हैं जो ट्रांजिशन जोन है वो कहलाएगा स्ट्रेटोपॉज। और जितने भी मतलब पॉज वाला हम जो पढ़ेंगे वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है वो है मीसोस्फेयर, मतलब कि हिंदी में उसको बोलेंगे मध्यमंडल। तो मध्यमंडल जो है यहाँ पे जो मेट्योर्स होते हैं, ये मेट्योर्स यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। जो भी शूटिंग स्टार्स वगैरह जो दिखता है वो यहीं पे दिखेगा। तो यहाँ पे मीसोस्फेयर में हम देख सकते हैं ये मेट्योर्स जो है वो दिख रहा है, वो जो बर्न हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया मीसोस्फेयर का बात। तो उसी तरह मीसोस्फेयर में जो इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? मीसोपॉज, मीसोपॉज। ठीक है, तो ये भी एक ट्रांजिशन जोन हो गया, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, उसको डायग्राम्स देखेंगे। अभी ये याद रखना है कि पॉज वाला जो है वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अब जब 80 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो 80 से आगे बढ़ेंगे तो हमें थर्मोस्फेयर मिलेगा। तो 80 से 400 किलोमीटर का जो रेंज है वो कहलाएगा पूरा थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर। ये इस फिगर में देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया गया, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी लेयर में हमारा आइनोस्फेयर भी है और एक्सोस्फेयर भी है। तो इस लेयर में जो पहला लेयर जो है वो है आइनोस्फेयर। ठीक है, तो आइनोस्फेयर और उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो एक्सोस्फेयर। इसको याद करने का तरीका है एक्सो मतलब बाहर का, तो सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो एक्सोस्फेयर का है।
अब आयनोस्फीयर में नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आयंस मौजूद होंगे। आयंस मतलब क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये यहाँ पे जैसे चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जब अर्थ से रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है, यहाँ से जब कोई रेडियो सिग्नल भेजते हैं तो ये यहाँ पे मौजूद आयन से टकराता है। तो टकरा के क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण रिफ्लेक्ट होके ये जो है, अगर जैसे यहाँ पे कोई है, इसको यहाँ तक सिग्नल पहुँचाना है तो ऐसे पहुँच जाएगा। तो सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स जो है या रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ पे भेजा जाता है एक तरह से, और फिर ये आयन से टकरा के नीचे आके मतलब रेडियो कम्युनिकेशन इसके कारण पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आयंस किस लेयर में प्रेजेंट होता है, तो आयनोस्फीयर। अगर आयनोस्फीयर नहीं दिया हो तो थर्मोस्फीयर भी दिया हो तो वो भी सही होगा। उसके बाद फिर हम जो देखते हैं स्पेस स्टेशन की बात मतलब करते रहते हैं, वो भी यहीं पे मौजूद होता है, ठीक है। फिर आयनोस्फीयर में अगर देखें तो आयनोस्फीयर का 3 लेयर्स है, ठीक है। अगर आयनोस्फीयर में जो है 3 लेयर्स है जिसका नाम दिया गया है DEF। तो DEF लेयर क्या है, डी लेयर जो है वो क्या करता है, जो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स है वो यहाँ से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि रेडियो वेव्स को भेजा जाता है फिर वो ट्रांसमिट होता है। तो डी लेयर में लो फ्रिक्वेंसी वेव ट्रांसमिट होगा, ई लेयर में मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी, और एफ लेयर में भी किसी भी तरह का वेव जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब लो, मीडियम हो, हाई हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आयनोस्फीयर में ही ये जो है इसका जो ऊपरी सीमा है वो आयनो पॉज कहलाएगा, ठीक है, 1.5 किलोमीटर। अब आयनोस्फीयर में जो है कार्मेन लाइन मौजूद होता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 100 मतलब यहाँ तक तो 80 तक हम पहुँच गए थे, फिर यहाँ पे ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे 20 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर का लाइन मिलेगा। लाइन मतलब क्या है, टेम्प्रोरी लाइन है। तो यहाँ पे एक लाइन मिलेगा, टेम्प्रोरी नहीं, मतलब एक बोल सकते हैं काल्पनिक लाइन है, टेम्प्रोरी नहीं, ठीक है। तो 100 किलोमीटर का जो के डिस्टेंस पे जो लाइन मौजूद होता है उसको बोला जाता है कार्मेन लाइन। इसको बोला, कार्मेन लाइन को एक तरह से बॉर्डर माना गया, बॉर्डर ऑफ स्पेस, मतलब यहाँ से स्पेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये जो है फिर एक्सोस्फीयर जो है बाकी के मतलब सबसे बाहरी वाला भाग कहलाएगा एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर में जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। उसके बाद फिर अगर इसको एक और तरीके से बांटा गया है, ऐसे तो हमने देखा कि लेयर्स को जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या जो भी लेयर्स में बांटा गया, एक और तरीका है इसको डिवाइड करने का, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, ठीक है। होमो मतलब क्या, होमो मतलब जो सेम टाइप का जो हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सारा जो गैसेस होता है वो एक तरह से ठीक से मिला होता है, ऐसे समझ सकते हैं होमो, ठीक है। तो यहाँ पे 80 लगभग मतलब नीचे से लेकर 80 या 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, मतलब या तो यहाँ लगभग माना गया है 80 से 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको होमोस्फीयर माना गया है, मतलब इतना तक का जो डिस्टेंस है वो होमो कहलाएगा, ठीक है। और 100 किलोमीटर के ऊपर वाला जो लाइन होगा वो हेट्रोस्फीयर कहलाएगा। तो हम देख सकते हैं कि होमो में कौन कौन सा आ गया, ट्रोपोस्फीयर, इसको एक बार मिटा देते हैं, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटो और मीसो, ये तीनों आ गया किसमें, होमोस्फीयर में। और फिर 100 के ऊपर जाएंगे तो हेट्रो मिलेगा, मतलब बोल सकते हैं कार्बन लाइन के ऊपर जाएंगे तो हेट्रो मिलेगा। तो इसमें आ गया हमारा आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। और इसमें हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम क्या बहुत हल्का गैस है, और इसके नीचे जो है वो भारी गैस पाया जाता है। तो ये तो हो गया होमो और हेट्रो के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया। अब क्या है, इसका एक टेम्परेचर डायग्राम भी देखना है। तो टेम्परेचर डायग्राम क्या है, तो ये भी जानते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर डायग्राम करने का मतलब है टेम्परेचर किस किस लेयर में जो है घटता है, किस में बढ़ता है, तो ये सब एग्ज़ाम में आता है, तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर में देखें तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो कहने का मतलब है, अगर इस डायग्राम में हम देखें, ये वाले डायग्राम में, ये इधर हो गया हाइट, इधर हो गया टेम्परेचर, तो इधर जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये हो गया, ये जो लाइन बना हुआ है ये सारा है ट्रोपोपॉज, उसी तरह ये पॉज वाला है स्ट्रेटोपॉज, मीसोपॉज, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि पॉज वाला जो होगा इलाका, वहाँ पे टेम्परेचर सबका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है
जैसे यहाँ पे जैसे पॉज मिला तो इस जगह टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी अगर मान लेते हैं, लेट्स 10 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो ये एकदम से कांस्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो ये तो याद रखना बिल्कुल आसान है। फिर तो सबसे पहला जो लेयर हमें मिल रहा है वो है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो अगर इस डायग्राम को दिमाग में रखें तो ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है इधर ये घट रहा है। कैसे पता चल रहा है घट रहा है? क्योंकि इधर बढ़ेंगे तभी ना टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब जैसे 100, यहाँ जैसे 100 है, इधर कहीं 90 होगा, फिर 80 होगा, तो इधर धीरे धीरे घट रहा है ना, ठीक है। तो बोल सकते हैं ट्रोपोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर जो है वो घटता है। अब कितना घटता है तो उसको याद रखना होगा कि मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना घट रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे 1 किलोमीटर गए तो -5 हो गया, फिर अगला दूसरा किलोमीटर गए तो फिर -10 हो गया। तो इसको बोला जाता है लैप्स रेट, ठीक है, लैप्स रेट। फिर आगे हम जब पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में एक तो मिलेगा हमारा ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे क्या देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ओजोन लेयर में क्या होता है कि ओजोन जो है यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब करेगा तो सिंपल समझ में आता है कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये बढ़ गया है। वहीं जो ओजोन लेयर को छोड़ के जो अगर ऐसे पूछा जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। मतलब जहाँ पे ओजोन पा रहा है, मतलब हम लोगों को मिल रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इधर देख सकते हैं ये बढ़ रहा है। फिर जब मीसोस्फेयर में जाएंगे तो मीसोस्फेयर में टेम्परेचर अगेन डिक्रीज़ होने लगेगा। मतलब एक बार डिक्रीज़ हुआ, यहाँ फिर पॉज आया, फिर इंक्रीज़ हुआ, पॉज आया, फिर से डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है कि ये जो लेयर होता है ये एटमॉस्फेयर का सबसे कूलेस्ट लेयर है, ठीक है, कूलेस्ट है, कूलेस्ट लेयर, ठीक है। और इतना कूल है कि इसका जो टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो अगर इसके लेयर्स की बात करें, सबसे कूलेस्ट लेयर कौन सा है? मीसोस्फेयर। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर अगेन राइज़ होने लगेगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज़ होता है। इतना राइज़ होता है कि यहाँ पे लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। तो सबसे कूलेस्ट जो लेयर होगा वो होगा मीसोस्फेयर, और जो सबसे हॉटेस्ट लेयर होगा वो होगा थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा मतलब एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा। तो ऐसे याद करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर इसको इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले घटेगा, ठीक है, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे अगेन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये कंडीशन बन रहा है। तो आज हमने एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।